हेलो फ्रेंड्स। तो फिर से आज अकाउंट्स के क्लास में आपका स्वागत है। और पिछले क्लास में मैंने आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ाया था। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ाया भी था, उसका फॉर्मेट भी बताया था, उसके रिसीट में क्या होता है, पेमेंट में क्या एंट्री होते हैं, उसका पूरा बजाते हमने खाका आपको दर्शाया था। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ के नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, जिसका अगला एंट्री होता है यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब बना लीजिएगा आप, तो उसके बाद आपको बनाना पड़ता है आय व्यय खाता। क्या बनाना पड़ता है? आय व्यय खाता, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। तो यह दो पार्ट से बना है, एक इनकम और दूसरा एक्सपेंडिचर। इनकम में समझ रहे हैं, आय यानी जितना आमदनी हुआ सब इनकम हो गया। एक्सपेंडिचर जितना व्यय हुआ, जितना खर्च हुआ, सब एक्सपेंडिचर। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि न सब इनकम इसमें आ सकता है और न सब आय इसमें आ सकता है। समझ रहे ना? सभी प्रकार के इनकम भी इसमें नहीं आएंगे और सभी प्रकार के व्यय का भी इसमें मेंशन नहीं होगा। तो क्या होगा? तो इसमें सिर्फ रेवेन्यू जनरेटेड इनकम और रेवेन्यू जनरेटेड एक्सपेंसेस को ही इसमें लिखा जाता है, यानी आयगत व्यय और आयगत आय को ही आय व्यय खाते में दिखाते हैं। फिर से सुनिए, यानी कि रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं, यानी कि आयगत प्राप्तियां एवं आयगत एक्सपेंडिचर को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। और यह जो अकाउंट होता है, यह अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनाया जाता है। ठीक है? तो अब इसमें फिर कौन से आय और कौन से एक्सपेंडिचर को इसमें नहीं दिखाया जाता है? तो इसमें कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर को इसमें नहीं दिखाया जाता है। बात समझ लीजिएगा, इसमें सिर्फ रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू आपका एक्सपेंडिचर ही दिखाएंगे। कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें नहीं दिखाएंगे। ये मुख्य पॉइंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। अब आप जानिएगा कि आय व्यय जब खाता हम बनाएंगे तो उसके मुख्य विशेषताएं क्या होंगी, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होंगी और किन किन बातों पर हम ध्यान देंगे। तो नंबर 1, हम पढ़ रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि हिंदी में आय एवं व्यय खाता। इसकी विशेषता क्या है? विशेषताएं क्या है इसके, उसको जानिए। 1 नंबर में आप इसकी विशेषता को जानिए। यह आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता है। यह क्या है? आय व्यय खाता नाम मात्र खाता, यानी कि यह नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है ना? इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि यह नॉमिनल अकाउंट है। दूसरा, यह प्रातः भुगतान एवं अन्य सूचनाओं से प्राप्त एंट्रियों के आधार पर बनाया जाता है। यह
दूसरा इसका मुख्य क्या है, प्राप्तियों एवं भुगतान एवं अन्य सूचनाओं से प्राप्त लेखों से बनाया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद इसके डेबिट पक्ष में तीसरा, इसके डेबिट पक्ष में क्या लिखते हैं, आयगत यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिखते हैं। और नेक्स्ट इसके क्रेडिट पक्ष में रेवेन्यू इनकम को लिखते हैं। ठीक है ना। इसके डेबिट पक्ष में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे क्रेडिट पक्ष में रेवेन्यू इनकम को लिखते हैं। ठीक है ना, जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही आपको बताया। इसके बाद इसमें पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय को नहीं लिखा जाता है। यदि आपको कैपिटल इसमें कैपिटल इनकम एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं दिखाया जाता है। ठीक है ना, ये रहा। इसके बाद इसमें सिर्फ चालू वर्ष के ही आय व्यय को लिखा जाता है। इसमें सिर्फ चालू वर्ष के ही आय व्यय को लिखा जाता है। पिछले या अगले वर्ष के आय व्यय को इसमें नहीं दिखाया जाता है। जबकि उसे अगर इस तरह का कुछ है तो उसको समायोजन किया जाता है। क्या कहता है, समायोजन किया जाता है। 6 नंबर में इसमें प्रीवियस ईयर एवं नेक्स्ट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर को नहीं दिखाया जाता है। इसका समायोजन किया जाता है। ठीक है ना। इन पिछले साल का कोई एक्सपेंसेस है या अगले साल कुछ एक्सपेंसेस करने वाले हैं तो उसको एडजस्ट किया जाता है, न कि दिखाया जाता है। और उसको हम आउटस्टैंडिंग इनकम और प्रीपेड आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के नाम से उसको हम घटाते और बढ़ाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आप आते हैं कि इसके डेबिट पक्ष के आयगत प्राप्ति तथा तो हम बता दें आपको। ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस का हम संयोजन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक्रूड इनकम यानी उपार्जित आय। 7 नंबर क्या होता है, एक्रूड इनकम यानी कि उपार्जित
आय, यानी ऐसा आय जो हुआ है लेकिन अभी मिला नहीं है, वैसे आय को इसमें नहीं दिखाया जाता है। ठीक है ना। चाहे ऑन अर्न इनकम यानी कि अनुपार्जित आय, यानी ऐसा इनकम, ऐसा प्रॉफिट जो जनरेट हुआ लेकिन अभी मिला नहीं है, उसको भी इसमें नहीं दिखाया जाता है। ठीक है ना। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको हम क्या करते हैं, बताइए क्या करते हैं इसको। नहीं बता पा रहे हैं, सुनिए। इनकम रिसीव एंड एडवांस को हम समायोजन करते हैं। ठीक है ना। और गत वर्ष का यानी कि लास्ट ईयर का यदि कोई एक्सपेंसेज है तो उसका भी भुगतान खाते के आय व्यय खाते में नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना। और इसके बाद अन्य संयोजन है, जैसे कि डिप्रिसिएशन है ना, डाउटफुल डेब्ट्स है, इस तरह का भी जो एंट्रियां हैं वह इसमें किया जाना चाहिए। अब इसके बाद जब इतना आप एंट्री इसमें कर लीजिएगा, तब आप आता है इसके बैलेंसिंग। जब सारे एंट्री कर लीजिएगा तो डेबिट साइड का भी एंट्री हो गया और क्रेडिट साइड का भी एंट्री हो गया। अब इसमें यदि आय ज़्यादा हो गया, व्यय कम हो गया, ठीक है ना, यानी कि डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, ध्यान दीजिएगा, डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, तो उसको लिखते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी कि वह डेफिसिट यानी घाटा कहलाता है। और यदि क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, तब हम लिखते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर यानी कि सरप्लस। और इस सरप्लस को लायबिलिटी पक्ष में दिखाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही ब्रीफिंग रहेगा। नेक्स्ट आपको वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ आय व्यय खाते के समय याद रखने वाली बातें, यानी कि कुछ कैलकुलेशन है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन हम बनाएंगे, तो उस समय वह कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं आपको हिंट के रूप में बता दूं, जैसे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर, ठीक है ना, लेखांकन वर्ष के लिए चंदा राशि की गणना, समझ ना। तो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ करंट एक्सपेंडिचर एंड सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ करंट एक्सपेंडिचर एंड सैलरी, इसको भी निकालना पड़ेगा। इसके लिए भी कुछ कैलकुलेशन है, वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद आपको कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस, इसको भी निकालना पड़ेगा। और स्टॉक से संबंधित व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग स्टॉक, यह भी निकालना पड़ेगा। इसका भी कुछ कैलकुलेशन है। यह 4 कैलकुलेशन आपको विशेष रूप से जानना है यदि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को एकदम आसानी से बनाना होगा। तो ये तो रहा सिर्फ ब्रीफिंग कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आते क्या हैं और क्या क्या इसमें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल रूप में जब बनाना शुरू करेंगे, तब हमको ये 4 कैलकुलेशन विशेष रूप से जानना आवश्यक है। इसलिए यह 4 कैलकुलेशन जानने के लिए मेरे वीडियो से आप पहली बार जुड़े हैं, यदि मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास यह पहुंच सके और इसमें जो भी आपको बेनिफिट होना है
अकाउंट्स के बच्चों के लिए जो 2024 के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तो आपके एक शेयर से किसी बच्चे का भला हो सकता है, तो आप ज़रूर उसको शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।